नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो 4 से 5 दिन पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अंतिम समय में राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और उस क्लास में मैंने आप सभी लोगों से वादा भी किया था कि कुछ फ्री क्लासेस मेरी तरफ से आप लोगों को मिलने वाली है, जिसमें से अगर आप लोगों ने इससे पहले की जो क्लास है वो देखी होगी तो मैंने उसमें नागरिक अधिकार पत्र के बारे में आपको काफी डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किया था। और मैंने आपको उस क्लास में ये भी बताया था कि ये जो क्लास है ये चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके सिलेबस में अगर ये जो टॉपिक हैं जो इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है अगर आपके सिलेबस में ये है तो ये मान के चलो कि ये सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इनकी डेप्थ भी बहुत ही शानदार है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आरपीएससी आजकल जिस पैटर्न के हिसाब से प्रश्न पूछ रही है उसी पैटर्न के हिसाब से ये पूरी जो क्लास है उसको रखा जाए। अब जो आज की क्लास है उसमें हमारा टॉपिक आप लोग देख ही पा रहे होंगे वो है विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स। देखो ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जैसे विधिक अधिकार में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 वो हम पढ़ सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो हम पढ़ सकते हैं, जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 बना हुआ है वो पढ़ सकते हैं, ऐसे घरेलू हिंसा वाला अधिनियम है वो हम पढ़ सकते हैं, पॉक्सो एक्ट है वो पढ़ सकते हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट है वो पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी पढ़ सकते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें एक रणनीति भी होती है कि हमें सारे टॉपिक पढ़ने की जगह कुछ ऐसे टॉपिक, अगर मान लो आपका कोई टॉपिक है वो बहुत उसका जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है लेकिन उससे प्रश्न पूछे जाते हैं 2 से 3 के आसपास, और वो प्रश्न लगातार रिपीटेडली उन एक्ट से पूछे जा रहे हैं, लगातार 2-3 ऐसे एक्ट से हैं उन्हीं से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि हम वो 2-3 जो एक्ट है उनको बहुत ध्यान से पढ़े। और आज की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जो 2-3 एक्ट है जिसमें आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 और उसके बाद में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 का, और 2019 में उसमें जो संशोधन हुआ था उन सभी के बारे में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पूरी इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी या फिर किसी भी सिलेबस के किसी भी हिस्से को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब जो क्वालिटी एजुकेशन का ऐप है उस पर एमसीक्यू बैच चल रहा है। इस एमसीक्यू बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको विजेंद्र सर जो खुद सब इंस्पेक्टर है उनका गाइडेंस वीडियो मिलेगा। इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आपको एग्जाम को अप्रोच करना है, कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, कैसे आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इसमें इंडियन पॉलिटी में करवा रहा हूं, राजस्थान पॉलिटी भी मैं करवा रहा हूं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। उसके अलावा इसमें अगर आप प्रश्न देखोगे तो प्रश्नों का पैटर्न वही रखा गया है जिस तरह के पैटर्न आप लोग आरपीएससी में आजकल देख रहे होंगे आरपीएससी के एग्जाम्स में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये कोर्स परचेज कर सकते हो। और ये कोर्स जो है इसमें आप लोगों का पूरा कंप्लीट जो एसआई का जो सिलेबस है, जो जीके जीएस वाला पेपर है उसका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और जब भी ये कोर्स परचेज करें तो ये कूपन कोड आप वहां पर यूज कर लेना GS21 के नाम से। इसमें आपको 21% ऑफ मिल जाएगा जो भी प्राइस यहाँ पर दी हुई है, तो एक बार इसको जाकर जरूर चेक करना, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। पहला एक्ट है हमारा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के नाम से। अब देखो अगर आप इसमें प्रश्न देखोगे तो अगर आपको पीवाईक्यू देखने की आदत है तो इसमें से 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो बार बार यह पूछा गया है कि जो अपील से संबंधित समय अवधि है वो कितनी होती है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है वो ये था कि यह एक्ट लागू कब हुआ था, लेकिन आरपीएससी आजकल उसका थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है इसलिए वो इस एक्ट से संबंधित धाराएं भी पूछ रही है और कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनकी जो समय अवधि है वो भी आपसे आरपीएससी पूछ रही है। तो ये जो पूरी क्लास है इसमें वो सारी चीजें इसमें शामिल कर दी गई है। अब राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम को अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हो, पिछली क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था नागरिक अधिकार पत्र के बारे में कि प्रत्येक जो विभाग है वो अपने जो नोटिस बोर्ड है या फिर जो भी अपनी वेबसाइट है उस पर पूरी से संबंधित इंफॉर्मेशन देगा कि विभाग कौन कौन सा कार्य करता है, इस विभाग के ये कार्य करने के लिए से जिम्मेदार अधिकारी कौन है, उसके अलावा इसकी समय सीमा क्या है, ये सब नागरिक अधिकार पत्र में मैंने आपको वहां पर बताया था। मैंने आप लोगों से वहां भी ये कहा था कि जो नागरिक अधिकार पत्र है ये कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, यानी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। और लेकिन मैंने वहां पर भी ये कहा था
कि अगर इससे संबंधित कोई एक्ट संबंधित राज्य के विधानमंडल ने बना रखा है तो जो संबंधित अधिकारी हैं जिसकी जिम्मेदारी बनती है सेवाएं देने की, अगर वो इसके संबंध में सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाता है तो उस एक्ट की धाराओं के तहत उसको सजा भी दी जा सकती है और उसमें जुर्माना भी दिया जा सकता है। और उस समय भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि राजस्थान में जो नागरिक अधिकार पत्र है उसको कानूनी रूप से मजबूत करने के लिए और लोगों को अच्छी सर्विसेज अवेलेबल करवाने के लिए राजस्थान की जो सरकार है यानी राजस्थान का जो विधानमंडल है उसने एक एक्ट पारित किया था, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के नाम से। अब ये सिलेबस अगर आप लोग देखोगे इस टॉपिक को तो ये आरएस मेंस भी है, मेंस में भी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस पर जो फोकस है वो मेन हमारा ये है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसी को ध्यान में रख करके ये पूरा बताया जाए। यहां पर आप बुलेट पॉइंट्स भी देख सकते हैं। तो पहला अगर प्रश्न पूछे कि ये जो अधिनियम है इसको कब अधिनियमित किया गया, तो भारतीय गणराज्य के 62वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया। अभी आरपीएससी ने शायद एक एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा था कि ये 50वें वर्ष में अधिनियमित किया गया था स्टेटमेंट के माध्यम से, और वो वहां पर क्या था, स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि इसको अधिनियमित किया गया था भारत जब गणराज्य बना था उसके 62वें वर्ष में इसको क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। फिर उसके बाद में पूछे कि राज्यपाल की अनुमति कब मिली, तो 21 सितंबर 2011 को क्या मिली, इसमें राज्यपाल साहब ने इसमें पूरी परमिशन दी। फिर उसके बाद में ये अधिसूचित कब हुआ यानी नोटिफाई कब हुआ, 20 अक्टूबर 2011 को ये नोटिफाई हुआ, और ये लागू कब हुआ, तो 14 नवंबर 2011 को ये लागू हो गया। और अगर इस प्रश्न से, इस टॉपिक से अगर 10 से 15 बार प्रश्न पूछा गया है तो ये मान के चलो कि 5-7 बार तो प्रश्न यही पूछ लिया कि ये एक्ट लागू कब हुआ था, तो ये डेट याद रखना 14 नवंबर 2011। लेकिन अब थोड़ा सा ये भी याद रखना कि राज्यपाल साहब ने इसको परमिशन कब दी थी, 21 सितंबर 2011 को। ये नोटिफाई कब हुआ यानी अधिसूचित कब हुआ, 20 अक्टूबर 2011 को, और ये लागू कब हुआ था, 14 नवंबर 2011 को ये पूरा एक्ट लागू हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया था, तो वो वर्ष था 62वें वर्ष में, और ये एक्ट कब का है, ये 2011 का यहां पर एक्ट बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके शुरुआत में जो 15 विभाग थे उन 15 विभागों की कितनी सेवाएं दी जा रही थी, 108 सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे संबंधित एक स्टेटमेंट के माध्यम से भी ये पूछा गया था कि जिस समय ये एक्ट प्रारंभ हुआ था उस समय इस एक्ट के तहत कितने विभागों की कितनी सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही थी। तो विभाग तो कितने थे, विभाग तो थे 15, और सेवाएं कितनी थी, सेवाएं थी 108। फिर उसके बाद में इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाया गया और विभागों की संख्या कर दी गई 18 विभाग, और सेवाएं कितनी कर दी गई, 153। फिर उसके बाद में कितने विभागों की सेवाएं इसमें उपलब्ध करवाई गई, 25 विभागों की सेवाएं उपलब्ध करवाई गई, और सेवाएं कितनी थी, 221। उसके बाद में वर्तमान में अगर आप देखें जनवरी 2025 तक तो 28 विभागों की 306 सेवाएं यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। हालांकि ये आंकड़ा लगातार चेंज होता रहता है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखना कि जनवरी 2025 तक 28 विभागों की 306 सेवाएं यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही थी। किसके तहत, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस समय ये एक्ट की शुरुआत हुई थी, जिस समय ये एक्ट प्रारंभ हुआ था उस समय विभाग कितने थे, तो विभाग तो थे 15, और सेवाएं कितनी थी, 108 सेवाएं वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही थी। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसका बेसिक पर्पस समझना चाहे तो हो ये रहा था कि जो हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई भी नागरिक किसी भी तरह का कोई काम करवाने जाता था तो उसमें देरी बहुत ज्यादा होती थी। जैसे आप कहीं पर भी गए तो एक फाइल आपने किसी अधिकारी को दी तो फिर वो अधिकारी उस फाइल को दूसरी जगह पहुंचाता है, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर पांचवी जगह। आपको ये भी नहीं पता कि ये फाइल या इससे संबंधित कार्य कौन सा अधिकारी करेगा। आपको यह भी नहीं पता कि अगर ये अधिकारी हमारा काम नहीं करता है तो इसके खिलाफ हम अपील कहां पर कर सकते हैं, इसके खिलाफ हम शिकायत कहां पर कर सकते हैं। और वो जो अधिकारी है उस पर भी किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं था कि अगर वो पब्लिक सर्विस यानी लोगों को सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा। तो ये सब चीजें पहले मेंशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया, इस एक्ट में क्या कर दिया गया कि एक समय सीमा तय कर दी गई कि जैसे मान लो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसकी समय सीमा मान लो जैसे एज्यूम करो आपकी 7 दिन है, लेकिन आपने 7 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, उसको आपने जब आवेदन किया था उसके टाइम को कितना हो गया, 2 महीने के आसपास हो गया। अब आपका जाति प्रमाण पत्र बन करके नहीं आ रहा, संबंधित अधिकारी आपको रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, तो अब क्या कर सकते हो, आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो और शिकायत करके संबंधित अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और संबंधित अधिकारी को सजा भी दी जा सकती है। तो ये एक्ट किसके तहत हुआ था, तो ये सब हुआ था राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत।
अब इसके उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि जनता की समस्याओं का त्वरित क्या करना है, समाधान करना है। यानी पब्लिक सर्विसेज से संबंधित जनता की जो भी दिक्कतें थी, जो भी समस्याएं थी, उनको त्वरित तरीके से यानी बहुत जल्दी से समाधान करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो एक उद्देश्य यह था इसका कि जनता की समस्याओं का क्या करना है, हमें त्वरित समाधान करना है। उसके बाद में प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, ताकि किसी भी तरह का करप्शन या फिर भ्रष्टाचार ना हो सके। और उसके साथ ही में क्या करना, जवाबदेही तय करना। किसकी जवाबदेही तय करना? तो संगठन की भी और जो व्यक्ति हैं उसकी भी जवाबदेही तय करना। जैसे आप किसी भी काम के लिए गए, जिस अधिकारी की वो जिम्मेदारी थी, अगर उस अधिकारी ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो अब रेस्पॉन्सिबल कौन है, अब किसकी जवाबदेही है वो तय करने की, वो उस संबंधित अधिकारी की है। तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करने के लिए भी एक्ट लाया गया था। जनता को शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, ये तीसरा इसका पर्पस था। शिकायत निवारण तंत्र का मतलब है कि आपको कोई भी सर्विस चाहिए लेकिन संबंधित अधिकारी आपको वो उपलब्ध नहीं करवा रहा, तो अब आप इसके संबंध में कंप्लेंट कहां से कर सकते हो? कंप्लेंट वाला अधिकारी कौन सा है, उस अधिकारी का पता क्या है ऑफिस का, उसके नंबर क्या है, जो शिकायत है उसका फॉर्मेट क्या है। तो ये सब चीजें उपलब्ध हो आम नागरिक को, ताकि कोई भी ऐसा अधिकारी है जो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो इसके खिलाफ जनता शिकायत भी कर सकती है। तो शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना। तीसरा है कि लोगों को लोक सेवा, जो पब्लिक सर्विसेज है, उनको प्राप्त करने का क्या देना, विधिक अधिकार देना। ऐसा ना हो कि जो अधिकारी है वो कोई भी काम कर रहा है तो वो उसकी कृपा नहीं होनी चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, सिटीजन का अधिकार होना चाहिए। कोई भी आप किसी भी अधिकारी के पास में जाओ, अगर आपको कोई काम करवाना है तो वो आप इस भाव से न करें कि वो आप पे एहसान कर रहा है, आप इस भाव से अपने अधिकार के बारे में मांग करें कि ये हमारा अधिकार है, ये लीगल राइट्स हैं, इसके संबंध में जो हमारा जो विधानमंडल है उसने क्या बना रखा है, पूरा अधिनियम बना रखा है। तो ये इससे संबंधित है कि जनता जो है यानी लोग जो हैं उनको लोक सेवा प्राप्त करने का क्या देना है, विधिक अधिकार भी हमें देना है। तो पहली बात कि जनता की समस्याओं का बहुत जल्दी तरीके से समाधान हो, ऐसा ना हो कि उनकी जो फाइलें हैं वो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास में घूमती रहे। दूसरा ये कि जनता को पता तो चले कि कौन सा अधिकारी है, इसके संबंध में प्रशासन में काम कैसे हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार उसमें नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि शिकायत निवारण तंत्र हो, यानी वो कंप्लेंट कहां कर सकते हैं अगर वो कोई उनका काम नहीं करे। और चौथा ये कि लोगों के पास में सेवा प्राप्त करने का क्या होना चाहिए, कानूनी अधिकार होना चाहिए, लीगल क्या होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए। ठीक है, ये चारों क्या थे इसके राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के उद्देश्य थे। अब देखो, अब सवाल आता है कि मान लो अगर आप किसी भी सर्विस के लिए जाते हो, किसी भी सेवा के लिए जाते हो, किसी भी काम के लिए सरकारी ऑफिस में जाते हो, अगर आपका काम नहीं होता है तो आगे की प्रोसेस क्या है, यानी आप इसके संबंध में कहां पर शिकायत कर सकते हो, इसके संबंध में प्रक्रिया क्या है। पहली बात है कि इसके संबंध में दिया हुआ है अपील के बारे में, और अपील से संबंधित धारा कौन सी है, धारा 6। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की किस धारा में अपील से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। तो अपील से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में दिए हुए हैं, धारा 6 में दिए हुए हैं। अब देखो, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है जिसका आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है या जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है। देखो, इसमें प्रोसेस क्या होता है कि आप संबंधित अधिकारी के पास में जब भी आपको कुछ काम करवाना है तो आप उसके संबंध में आवेदन करते हो। फिर आवेदन के बाद में वो आपको रसीद देता है, उस रसीद में समय सीमा भी लिखी होती है कि कितने समय के भीतर भीतर आपको ये सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब आपके पास में समय सीमा भी है। अब मान लो या तो वो आपका जो आपने आवेदन किया उसको ही रिजेक्ट कर दे, यानी नामंजूर कर दे, या फिर जो रसीद में समय सीमा लिखी हुई है उतने समय में वो आपको सेवा उपलब्ध नहीं करवाए, तो उस स्थिति में आपका क्या कर सकते हो। तो पहली बात कि यदि वो आवेदन को नामंजूर कर दे या फिर जो समय सीमा निश्चित की गई है उसमें अगर आपको सेवा उपलब्ध नहीं करवाता है, तो जिस दिन समय सीमा समाप्त हो रही है या फिर जिस दिन उसने आपके आवेदन को रिजेक्ट किया उसके 30 दिन के भीतर भीतर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो कि मुझे यह सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आवेदन के नामंजूर या फिर नियत समय सीमा की समाप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर भीतर, यानी 30 दिन के भीतर भीतर आप जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं उसको क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो कि मुझे ये सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। अब आप पूछोगे कि सर मान लो कि मेरे आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया और मैंने जो पहले अधिकारी के पास में अपील की थी उस अधिकारी ने भी कुछ मेरी बात नहीं सुनी, अब आगे की क्या प्रक्रिया है। अब देखना आगे की क्या प्रक्रिया है। जैसे ही आपने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में आवेदन किया, अब उसके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आपने जो अपील की उस अपील को रिजेक्ट कर दें, जैसे आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ था या फिर आपको नियत समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वो आपकी अपील को ही नामंजूर कर दे, या फिर दूसरा ये कि सेवा प्रदान करने का आदेश दे। किसको दे, जो संबंधित जो अधिकारी था जिसके पास में आपने आवेदन किया था, जो इसके लिए जिम्मेदार था सेवा प्रदान करने का,
उसको आदेश भी दे सकता है कि आप इसको ये सेवा क्या करें, उपलब्ध करवाएं। अगर मान लो आप इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, जो भी इसने डिसीजन किया, अगर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अगले 60 दिनों के भीतर भीतर आप क्या कर सकते हो, फिर से एक बार द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास में क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, यानी कि क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अब द्वितीय अपीलीय अधिकारी क्या करेगा, तो पहली बात ये सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा, यानी ये भी कह सकेगा कि ये सेवा इसको उपलब्ध होनी चाहिए, ये उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तीसरा ये कि ये भी आपकी अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है, यानी नामंजूर भी कर सकता है। और तीसरा ये कि सजा भी दे सकता है या फिर जुर्माना क्या कर सकता है, अधिरोपित कर सकता है। तो इसके पास में 3 ऑप्शन है, या तो ये आप आदेश देगा कि इसको सेवा उपलब्ध करवाओ, या फिर ये आपकी अपील को रिजेक्ट कर देगा, या फिर संबंधित अधिकारी जो इसके संबंध में जिम्मेदार है, जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया, उसको ये सजा भी दे सकता है। अब सजा कितनी दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर धारा जो 6 की जो सब सेक्शन 6 है उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये तो आप ऐसे याद रखना कि जो प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी हैं, इनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी ये जो किसी भी व्यक्ति हैं उसको समन जारी कर सकते हैं, गवाहों का साक्ष्य ले सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। तो जो शक्तियां जो सिविल कोर्ट हैं उसको प्राप्त होती हैं, वो शक्तियां प्रथम अपीलीय अधिकारी और जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी है इनको प्राप्त होती हैं। अब आती है हमारी सजा को लेकर के कि सजा कैसे मिलती है। पहली बात है कि सजा से संबंधित धारा कौन सी है, धारा 7। जैसे आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की किस धारा में अपील से संबंधित प्रावधान है, तो वो धारा कौन सी थी, धारा 6। अब मान लो प्रश्न चेंज हो गया, उसने आपसे पूछा कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की किस धारा का संबंध सजा देने से है, तो उस सजा से संबंधित धारा कौन सी है, वो धारा है धारा 7। अब पहला ये दिया है कि द्वितीय अपीलीय अधिकारी, ये जो सजा देने का पावर है ये किसके पास में है, जो द्वितीय यानी सेकंड नंबर का जो अपीलीय अधिकारी है उसके पास में सजा देने का अधिकार है। तो यदि द्वितीय अपीलीय अधिकारी की राय में पदाभिहित अधिकारी का मतलब क्या है, जो संबंधित अधिकारी है, पदाभिहित अधिकारी कोई सेवा प्रदान करने में पर्याप्त व युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहता है, तो यानी मान लो उसने आपको सेवा उपलब्ध नहीं करवाई, दूसरी बात कि उसने कोई कारण भी नहीं बताया कि सेवा उपलब्ध नहीं करवाई। अगर मान लो सेवा उपलब्ध नहीं करवाई लेकिन उसका कोई जेन्युइन रीजन उन्होंने बता दिया कि ये सिस्टम में ये दिक्कत थी, इसकी वजह से सेवा उपलब्ध नहीं करवाई, तो मान लो न तो उसने कारण बताया और बिना किसी के वो आपको सेवा उपलब्ध नहीं करवाता है, यानी जो अपना कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटी है उसको करने में विफल रहता है, तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी क्या कर सकता है, उस पर जुर्माना लगा सकता है, उसको सजा दे सकता है। और कितनी दे सकता है, तो कम से कम 500 रुपए का जुर्माना लगाएगा और अधिकतम जुर्माना कितने लगा सकता है, 5000 रुपए तक का लगा सकता है। और यह जुर्माना कैसे होगा, एक मुश्त होगा, यानी कि उसको एक साथ में ही पे करना पड़ेगा। तो कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए तक की उसको क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। किसको दी जा सकती है, जो पदाभिहित अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी सेवा उपलब्ध करवाने की, उसको द्वितीय अपीलीय अधिकारी जो है उसको सजा दे सकता है। तो 500 से लेकर 5000 रुपए तक का ये एक सजा आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लो उसने उपलब्ध करवाई सजा, जो सेवा है वो उपलब्ध करवाई, लेकिन उसने टाइम बहुत लगा दिया, यानी अनावश्यक रूप से उसने क्या किया, विलंब किया। तो यदि पदाभिहित अधिकारी के द्वारा अनावश्यक रूप से विलंब किया जाता है, यानी जरूरी नहीं था कि विलंब हो, लेकिन बिना वजह के उसने सेवा उपलब्ध करवाने में देरी की, अनावश्यक रूप से उसने विलंब किया, तो अब उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो उस पर जितने दिन का उसने विलंब किया तो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5000 रुपए तक उस पर क्या लगाया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। तो अगर वो किसी युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहता है सेवा उपलब्ध करवाने में, तो कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी उसको सजा दी जा सकती है। और अगर उसने अनावश्यक रूप से उसमें देरी की सेवा उपलब्ध करवाने में, तो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम उस पर कितनी सजा दी जा सकती है, उसको 5000 रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये द्वितीय अपीलीय अधिकारी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। और इससे संबंधित धारा कौन सी है, तो इससे संबंधित है धारा 7। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि पहली बात तो यह हो गई कि जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी है उसने उसको सजा दे दी जो संबंधित अधिकारी या फिर कर्मचारी था। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जो प्रथम अपीलीय अधिकारी था जिसने आवेदन को या तो रिजेक्ट कर दिया या फिर अपील पर ही किसी तरह का कोई विचार नहीं, क्या उसको भी कोई सजा मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? तो यहां पर लिखा हुआ है 7(2) के तहत कि द्वितीय अपीलीय अधिकारी की राय में यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी है, पहली बात है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है उसको भी सजा मिल सकती है। तो यदि द्वितीय अपीलीय अधिकारी की राय में प्रथम अपीलीय अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के अपील का भी निश्चय करने में विफल रहता है,
यानी जो भी उसके पास में अपील आई उसको उसने रिजोल्व नहीं किया, यानी उसको सोल्व नहीं किया, उस पर किसी भी तरह का विनिश्चय या फिर विचार नहीं किया, और बिना कारणों के अगर वो इसके संबंध में दोषी पाया जाता है तो प्रथम अपीली अधिकारी को क्या सजा दी जा सकती है, तो 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक की इसको क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है, या फिर इससे पेनल्टी वसूल की जा सकती है। तो प्रथम अपीली अधिकारी के संबंध में भी सजा क्या है, तो कम से कम 500 रुपए और अधिकतम कितना है यहां पर 5000 रुपए। तो ये भी आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। दूसरी बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रथम अपीली अधिकारी को डायरेक्ट सजा दे दोगे या फिर जो संबंधित अधिकारी हैं उसको डायरेक्ट उस पर पेनल्टी या फिर जुर्माना या फिर सजा उसको दे दोगे। उसको कम से कम अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो सुनवाई का युक्त अवसर उसको दिया जाना चाहिए, यानी उसको अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा है कि जो भी दंड दिया गया है उसकी राशि उत्तरदायी अधिकारी और जो कर्मचारी है उसकी सैलरी से वसूल की जाएगी। यानी ऐसा नहीं कि अधिकारी पर जुर्माना लगा दिया, सजा दे दी और अधिकारी उसको जमा नहीं करवा रहा, जो जमा करवाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही उसके अकाउंट में सैलरी आएगी उसके सैलरी से ये क्या कट जाएगा, जो भी उसको सजा दी गई है, जिस भी अमाउंट का उस पर जुर्माना लगाया गया है वो अमाउंट ऑटोमेटिकली उसके वेतन से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मचारी के वेतन से क्या की जाएगी, वसूल की जाएगी। अधिरोपित शास्ति यानी जो भी उसको सजा दी गई है उसकी रकम अपीलार्थी को प्रतिकर के रूप में दी जा सकेगी, यानी जो भी अपील की है, जिसको सेवा मिलनी चाहिए थी लेकिन उसकी गलती की वजह से उसको सेवा नहीं मिली और उसको इस तरह का कोई भी नुकसान हो गया तो उसको अपीलार्थी जो है उसको प्रतिकर के रूप में ये दी जा सकेगी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो और क्या लिखा हुआ है कि द्वितीय अपीली अधिकारी सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। यानी कोई भी संबंधित अधिकारी और जो प्रथम अपीली अधिकारी हैं यदि वो अपने कर्तव्यों का, इस एक्ट की जो मूल भावना है इसका उन्होंने अगर पालन नहीं किया तो द्वितीय अपीली अधिकारी है उनके खिलाफ आगे कार्यवाही भी कर सकेगा, यानी अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। लेकिन एक और बात याद रखना, जो द्वितीय अपीली अधिकारी है अगर उसने किसी भी तरह का कोई भी आदेश, किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर पास किया, अब वो ऑर्डर जो है वो प्रथम जो अपीली अधिकारी है या फिर जो पदाभिहित अधिकारी है यानी जो संबंधित अधिकारी या फिर कर्मचारी था उसको अगर पसंद नहीं आता है उसका ऑर्डर, तो वो राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति जिसके लिए राज्य सरकार ने उसको निर्दिष्ट किया है उसको पुनरीक्षण का आवेदन कर सकता है। 60 दिन के भीतर भीतर जो है 60 दिवस की अवधि में उसको क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। यानी द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध भी पुनरीक्षण आवेदन किया जा सकता है और कितने दिनों के भीतर भीतर किया जाना चाहिए, 60 दिवस के भीतर भीतर किया जाना चाहिए। किसको करेंगे, तो राज्य सरकार ने जिसको इस संबंध में निर्दिष्ट कर रखा है तो उसको इसके संबंध में आवेदन किया जाएगा। ठीक है, अब ये आप बात यहां पर हो गई। अब आप पूछोगे कि सर ये सारी जो प्रक्रिया है, एक तो सेवा उपलब्ध नहीं हुई, दूसरा हमने अपील की, क्या इसके लिए कोई पैसा भी लगेगा क्या? ऐसा नहीं कि हम अपील कर रहे हैं जितनी सेवा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा तो हमारा खर्चा हो गया। तो पहली बात है कि चाहे आप पहली बार अपील करो, चाहे आप दूसरी बार अपील करो, चाहे आप पुनरीक्षण आवेदन करो, उसके लिए कोई भी फीस दे नहीं होगी, यानी ये प्रक्रिया क्या होगी, एकदम फ्री होगी, यानी कि निःशुल्क होगी। तो ये किसके संबंध में बात होगी, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के संबंध में। अब देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में एक तो संबंधित जो अधिकारी है उसकी जवाबदेही भी तय की गई और साथ ही में एक समय सीमा तय की गई कि कितने समय के भीतर भीतर आपको यह सेवा मिलनी चाहिए। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी समय सीमाएं हैं जिसके संबंध में बार बार एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछ रहा है, चाहे आप अधीनस्थ बोर्ड को लो चाहे आरपीएससी को लो, तो वो सारी जितने भी समय सीमा है इंपॉर्टेंट वो सभी आप लोगों को याद रखनी है। ये कहीं कहीं या फिर किसी भी जगह पर एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब देखो क्या है, पहली बात है कि यदि गृह विभाग यानी जो पुलिस विभाग है, गृह विभाग में कौन सा, पुलिस डिपार्टमेंट, यानी गृह विभाग के द्वारा यदि पासपोर्ट के सत्यापन की अवधि कितनी है, यानी कितने समय में पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो इसकी अवधि कितनी तय की गई है, 30 दिन के भीतर भीतर। तो पासपोर्ट के गृह विभाग के द्वारा पासपोर्ट के सत्यापन की जो अवधि है वो कितनी है, 30 दिन है। उसके अलावा विवाह पंजीयन की अधिकतम समय सीमा कितनी है, यानी विवाह का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी समय सीमा कितनी है, तो उसकी समय सीमा यहां पर दी गई है 7 दिन। तो पहली बात है कि गृह विभाग से पासपोर्ट सत्यापन समय सीमा यानी समय अवधि कितनी है, 30 दिन। विवाह पंजीयन की अधिकतम समय सीमा कितनी है, 7 दिन है। अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम अवधि कितनी है, वो 5 दिन है। तो यहां पर अधिवास प्रमाण पत्र आप लोग याद रखेंगे कि अगर अधिवास प्रमाण पत्र से संबंधित समय अवधि कितनी है तो वो कितनी है, 5 दिन।
उसके बाद में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, ये 7 से 30 दिन के भीतर भीतर जन्म और मृत्यु का संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना तो 21 दिन की समय अवधि होती है और इसमें विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, अब याद रखेंगे कि गृह विभाग के द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय अवधि कितनी है, 30 दिन है। विवाह पंजीयन की अधिकतम समय सीमा कितनी है, 7 दिन है। अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम अवधि कितनी है, 5 दिन है। जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना 7 से 30 दिन के भीतर भीतर। और विकलांगता प्रमाण पत्र कितने समय में जारी किया जाएगा, तो 21 दिन के भीतर भीतर जारी किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि ये जो अवधि यहां पर लिखी हुई है, ये मान के चलो कि पूरे एक्ट में ऐसी कई सारी जगह पर लिखी हुई है, अगर वो हम याद करने लग जाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम भूल जाएंगे। तो ये 5 से 7 ऐसी जो सर्विसेज हैं जिनकी समय अवधि यानी टाइम लिमिट वहां पर दी हुई है, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि इससे संबंधित अवधि कौन कौन सी है। हालांकि वहां पर तो पूरा अथाह भंडार दिया हुआ है, अगर आप याद करना चाहे तो सारी ही चीजें वहां पर लिखी हुई है कि किस सर्विस के लिए समय अवधि कितनी है। न तो हम वो सारी एग्जामिनर पूछता है, न ही वो हम सब याद कर पाते हैं और न ही हमें वो याद करना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जामिनर बार बार किन चीजों को रिपीट कर रहा है, कौन कौन सी समय अवधि को बार बार पूछा गया है या फिर पूछा गया है उसको, तो वो सारी समय अवधि को हमें याद रखना चाहिए कि पासपोर्ट सत्यापन 30 दिन, विवाह पंजीयन की 7 दिन, अधिवास प्रमाण पत्र 5 दिन, जन्म मृत्यु 7 से 30 दिन और विकलांगता प्रमाण पत्र 21 दिन। ये सारी चीजों को आप एक जगह लिख लेना, उसके बाद में ये कंप्लीट आपको वहां पर याद हो जाएगी। तो इस एक्ट में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून से संबंधित लागू किया, और यह लागू कब किया गया था, 18 अगस्त 2010 को। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम यानी लोक सेवाओं में गारंटी प्रदान करने के लिए अधिनियम पारित करने वाला राजस्थान किस क्रम का राज्य है, यानी राजस्थान कौन सा राज्य है। इसके संबंध में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के जो नागरिक हैं उनको लोक सेवाओं में गारंटी प्रदान करने के लिए जो अधिनियम लाने वाला राजस्थान देश का कौन से क्रम का राज्य है। जैसे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश था। उसी तरीके से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान किस क्रम का राज्य है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो ये मान के चलो कि यहां पर हमने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम का जो है लगभग हिस्सा कवर कर लिया। लेकिन मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि सिर्फ हम इसमें ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे कि आप लोगों को कुछ 2-4 पॉइंट्स बता दिए कि हाँ यही एग्जाम में आएंगे। मुझे जहां तक अंदेशा है कि इस बार आरपीएससी वो सब चीजें कम पूछ करके हो सकता है कि वो धाराओं की तरफ जाए कि किस धारा में क्या लिखा हुआ है, और वहां पर सिंपल सा प्रश्न आएगा कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की किस धारा में जो है वो नियत समय सीमा के बारे में लिखा हुआ है या प्रथम अपीलीय अधिकारी को परिभाषित किया हुआ है, ये पूछेगी आरपीएस से। तो कम से कम हमें ये धाराएं पता होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहो कि ये कैसे याद होगी, कैसे क्या होगा, ये आराम से याद हो जाएगी। बस आप थोड़ा सा अगर धाराओं को याद करना चाहते हैं तो एक्ट तो आप पढ़ ही रहे हो, अपने सामने जो मोबाइल का वॉलपेपर है उसको इनको लिख करके वो इमेज आपके वॉलपेपर पर लगा लो, आराम से याद हो जाएगी। ये तो 5-7 धाराएं तो है सिंपल सी। जैसे पहली धारा तो आपको पता ही है, सबको पता होगा कि पहली धारा में कोई भी एक्ट हो उसमें संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ लिखा होता है कि इसका नाम क्या है और इसका प्रसार कहां तक है, और उसके बाद में ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये कहां पर लिखा हुआ है, धारा 1 में लिखा हुआ होता है। दूसरा कोई सा भी एक्ट खोल लो आप, उसकी धारा 2 परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इस एक्ट को पढ़ोगे तो इस एक्ट में अगर ये शब्द आएगा तो इस शब्द का आप मतलब क्या समझोगे या इससे आप क्या अर्थ निकालोगे। तो वो सारी जो परिभाषाएं इसके संबंध में वो कहां पर दी हुई होती है, तो धारा 2 में दी हुई होती है। जैसे धारा 2 का एक ग है, चाहे ग आए चाहे धारा 2 का सी आए, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी का भी आपको देखना है और इंग्लिश का भी आप लोगों को देखना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप याद कर सकते हो। तो धारा 2 का जो ग है उसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी को परिभाषित किया हुआ है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी से आप क्या मतलब समझोगे या प्रथम अपीलीय अधिकारी क्या होगा। उसके बाद में धारा का जो 2 ग है उसमें लिखा हुआ है कि लोक प्राधिकारी के बारे में। 2 च जो है उसमें सेवा का अधिकार को परिभाषित किया गया है। 2 न जो है उसमें नियत समय सीमा के बारे में लिखा हुआ है। और धारा जो 3 है उसमें लिखा हुआ है पदविहित अधिकारियों की नियुक्ति और निर्धारित समय सीमा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पदविहित जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति एवं निर्धारित समय सीमा के बारे में किस धारा में उल्लेख है, तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 3 में इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये धाराएं, पहला नाम, संक्षिप्त नाम और
और प्रसार। धारा 2 में किसके बारे में लिखा हुआ है? परिभाषा के बारे में। धारा 2 ग प्रथम अपीलीय अधिकार, धारा 2 न लोक प्राधिकारी, 2 च सेवा का अधिकार और 2 न जो है वो नियत समय सीमा के बारे में बात करता है। और धारा 3 किसके बारे में बात करती है कि पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति और निर्धारित समय सीमा के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। तो ये सारी धाराएं भी आप लोगों को याद रखनी है। थोड़ा सा मैं यहां पर साइड में जाता हूं। फिर उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो धारा 4 में क्या लिखा हुआ है? धारा 4 में लिखा हुआ है नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार, यानी जो टाइम लिमिट दी हुई है, समय सीमा दी हुई है, उसके भीतर आपको सेवा प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है। तो अधिकार के बारे में कहां पर लिखा हुआ है? धारा 4 पे। धारा 5 ये कहता है कि निर्धारित समयावधि में सेवा प्रदान करना, यानी सेवा प्रदान की जाएगी लेकिन उसकी जो निर्धारित अवधि है उसमें ही सेवा प्रदान की जाएगी। तो ये बात कहां पर लिखी हुई है? धारा 5 में। धारा 4 और 5 में क्या अंतर है? तो धारा 4 अधिकार के बारे में बात करती है, जबकि धारा 5 किसके बारे में बात करती है? कि निर्धारित समय अवधि में सेवा प्रदान करने के बारे में। धारा 6 अपील के बारे में बात करती है कि आप अपील कहां पर कर सकते हो। धारा 7 शास्ति, दंड और जो सजा है उसके बारे में बात करती है। धारा 8 पुनरीक्षण के बारे में बात करती है जिसकी अवधि कितनी है? 60 दिन है। धारा 9 बात करती है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण के संबंध में धारा 9 है। धारा 10 नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करती है और धारा ये बात करती है कि इस एक्ट के संबंध में कोई भी कठिनाई यदि आती है तो उस कठिनाई का निराकरण कैसे होगा। तो इसके संबंधित धारा कौन सी है? तो इससे संबंधित धारा है हमारी यहाँ पर 11। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को याद रखें। देखो, हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारे लिए बहुत जरूरी ये भी हो जाता है, आप लोग जानते भी होंगे कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी क्या करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि इस टॉपिक से कौन सा प्रश्न किस तरीके से बनकर के आएगा। जैसे मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं आपको राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, तो मैंने पूरी थ्योरी आपको पढ़ा दी, लेकिन जब तक आप इससे थोड़ा सा फेमिलियर नहीं होगी इससे कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं, किस तरह के फैक्ट से किस तरह का प्रश्न बन सकता है, तब तक आपकी मान के चलो कि ये टॉपिक थोड़ा सा क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, लगातार टेस्ट को प्रैक्टिस करें। और आपको बताइए कि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान में इसका एक अच्छा खासा नाम है टेस्ट सीरीज का, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। और इसमें अगर आप यहां पर GS21 कूपन कोड यूज करोगे तो इसकी जो भी प्राइस होगी उसमें 21% आपको वहां पर ऑफ मिल जाएगा। अब इसमें भी 2 है, अगर आप जीके जीएस वाला जो पेपर है और जो हिंदी वाला पेपर है, 2 पेपर होते हैं एसआई में, अगर दोनों को आप एक साथ एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी वहां पर अवेलेबल है, उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग खरीदना चाहते हैं कि मैं जीके जीएस का अलग से खरीदना चाहूंगा, या फिर मैं तो केवल जीके जीएस का ही पढ़ना चाहता हूं, या फिर केवल मैं तो हिंदी का ही प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो जो अलग से लेना चाहते हैं उनके लिए अलग से है। लेकिन अगर जो दोनों पेपर को एक साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी यहां पर पूरा कॉम्बो दिया हुआ है। तो यहां पर कॉम्बो भी दिया हुआ है और अलग अलग दिए हुए हैं, बस आपको एक कूपन कोड यूज करना GS21 के नाम से, इसमें आपको 21% यहां पर ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर देंगे क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही में आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस किस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा दूसरा एक्ट आ गया, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि यह टॉपिक वैसा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी कि जितना आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो उतना आप पढ़ सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे घरेलू हिंसा का पूरा पढ़ लो, चाहे पीसीपीएनडीटी एक्ट पढ़ लो, पॉक्सो एक्ट पढ़ लो, जो शिक्षा नीति है वो पढ़ लो, उसके बाद में जन सुनवाई वाला है वो, लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो पढ़ लो, सूचना का अधिकार अधिनियम है वो वाला पढ़ लो। लेकिन हमें ये देखना है कि किन टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अगर किसी भी एग्जाम के किसी भी सिलेबस में अगर यह टॉपिक दिया हुआ होता है विधिक अधिकार, तो उस एग्जाम में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न 2-3 जगहों से पूछे जाते हैं। एक तो है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये मान के चलो कि 60 से 70% प्रश्न तो इसी एक्ट से पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर कुछ प्रश्न राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार दिया हुआ है, राइट टू हियरिंग वाला, उससे भी पूछे जाते हैं। और कभी कभार पूछ लिए जाते हैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना हुआ है उससे भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको तीनों ही यहाँ पर बहुत अच्छे से करवा दूंगा। बाकी के जितने भी एक्ट हैं उनकी अगर आप नॉर्मल नाम भी याद रखोगे, धाराएं भी याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। जो घरेलू हिंसा से संरक्षण से संबंधित अधिनियम 2006 का है। पॉक्सो एक्ट 2012 का है, लागू 14 नवंबर के आसपास हुआ था। तो ये सब जितने भी एक्ट बाकी बने हुए हैं उनका आप मोटा मोटा नाम याद रख लेना और उनको कब लागू हुआ था वो याद रख लेना। लेकिन अगर कोई अच्छा प्रश्न बनेगा तो ये मान के चलो कि ये 2-3 एक्ट है, इन्हीं से प्रश्न बनेगा, ये मान के चलना। तो यहां पर लिखा हुआ है कि राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम, और ये किसके बारे में बात करता है, ये बात कर रहा है राइट टू हियरिंग के बारे में, कि यानी हमें लोक सेवा को प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन अगर वो नहीं मिलती है, अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो हमारी सुनवाई भी होनी चाहिए और सुनवाई का भी हमें क्या है, अधिकार है। तो जनता की समस्याओं को सुनना,
यानी जो उनकी सुनवाई होनी चाहिए, ये सुनवाई का भी क्या है, एक लीगल राइट्स है राजस्थान में। और राजस्थान का जो विधानमंडल है उसने नागरिकों को ये क्या दे रखा है, अधिकार दे रखा है। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान जो जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम है 2012 के बारे में। पहला वही पैटर्न है सेम कि भारतीय गणराज्य के 63वें वर्ष में क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। वो एक्ट 2011 का था, उसको अधिनियमित किया गया था 62वें वर्ष में। ये एक्ट 2012 का है, इसको अधिनियमित किया गया 63वें वर्ष में। समझ गए आप, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। गणराज्य का मतलब है कि जिस दिन हमारा देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं यानी सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो निर्वाचित हुए थे, उसी दिन कोई भी जो राष्ट्र है वो गणराज्य या फिर क्या बनता है, गणतंत्र बनता है। तो उसके लिए आप लोग याद रखेंगे कि 2011 62वें वर्ष में अधिनियमित किया गया और 2012 यानी जो जन सुनवाई का अधिकार है ये 63वें वर्ष में क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। राज्यपाल के द्वारा अनुमति कब दी गई, तो 21 मई 2012 को राज्यपाल ने इस पर क्या दे दी थी, अनुमति दे दी थी। इसको नोटिफाई कब किया गया, अधिसूचना कब जारी की गई इसके संबंध में, 7 जून 2012 को। और ये लागू कब हुआ था, 1 अगस्त 2012 को। वो कब लागू हुआ था, 14 नवंबर 2011 को। और ये कब लागू हुआ था, 1 अगस्त 2012 को। तो ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो 14 नवंबर 2011 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और 1 अगस्त 2012 को क्या लागू हुआ, तो राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 यहां पर क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसके संबंध में और कौन से फैक्ट आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। पहला इसका उद्देश्य देख लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, अगर आप इस एक्ट की जो मूल भावना है उसको अगर आप लोग समझ रहे हो तो ये मान के चलो कि इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उद्देश्य से संबंधित वो तो आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हो कि उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। पहला उद्देश्य है कि नागरिकों को जन सुनवाई का क्या देना, कानूनी अधिकार देना, यानी उसको लीगल राइट्स देना कि उनको क्या है, सुनवाई का भी क्या है, अधिकार है। उसके अलावा शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की बाध्यकारी व्यवस्था करना, यानी शिकायतें जो भी की जा रही है उनके प्रति एक समयबद्ध यानी जो शिकायतें हैं वो पूरा होने चाहिए, उन शिकायतों की सही समय पर सुनवाई होनी चाहिए और वो सुनवाई का क्या होना चाहिए, लीगल राइट्स होना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी इससे संबंधित सुनवाई नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी पर सजा या जुर्माना भी वहां पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, ये भी आप इसके उद्देश्य हैं। सुशासन को बढ़ावा देना, चाहे आप राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लो, चाहे सूचना का अधिकार अधिनियम लो, चाहे जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम लो, ये सब किसको बढ़ावा देते हैं, तो ये जो गुड गवर्नेंस है उसको ये बढ़ावा देते हैं। तो सुशासन को बढ़ावा देना, नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना, तो ये भी इसका उद्देश्य है। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि सुनवाई का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, यानी कि सुनवाई का अधिकार देने वाला, राइट टू हियरिंग, राइट टू हियरिंग प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसके संबंध में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पहला राज्य इसको इसमें से कौन सा है। कई लोग ये कहते हैं कि सर आप ही बता दिया करो, ये प्रश्न आप लोग क्यों पूछते हो। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा हमारा 2 वे कम्युनिकेशन हो। ऐसा ना हो कि मैं आपको बोलते जा रहा हूं, आपको भी कुछ इसमें एफर्ट करना है कि अगर मैंने आपसे कोई भी प्रश्न पूछा तो पहली बात की आप लोग ये देखेंगे कि वो प्रश्न मुझे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर आप ढूंढोगे और उसके बाद में ढूंढ को उसको कमेंट करोगे। फिर आप ये भी देखते हो कि उसको किसने लाइक किया, किसने उस पर रिप्लाई किया या फिर नहीं किया। तो जब आप 2-3 बार इसकी पूरी प्रोसेस से गुजरते हो तो ये मान के चलो 100% कि जो प्रश्न मैंने आपको यहाँ पूछा, अगर आपने थोड़ा सा उस पर मेहनत करके उसका जवाब दिया और उसके बाद में उसको आपने चेक कर लिया कि किसने इसको लाइक किया नहीं किया, ये मान के चलो कि वो प्रश्न, वो तथ्य आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और अगर किसी भी एग्जाम में वो प्रश्न आएगा, किसी भी रूप में आए, ये मान के चलो आप उसको भूलोगे नहीं, नहीं आप कंफ्यूज होगे, नहीं आपका गलत होगा। इसलिए मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं तो आप लोग इसने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीजें आपकी थोड़ी सी कम पढ़ी हुई है, और अगर पढ़ी हुई नहीं है तो थोड़ा सा आप उन पर काम भी करें, गूगल करें, क्रोम में कोई वेबसाइट्स हैं उनको देखें, उसके बाद में वहां पर आंसर दे। तो ये मान के चलो कि वो स्थायी रूप से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसका उत्तर क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछने का मेन पर्पस यही होता है। दूसरा है नागरिकों की समस्याओं का त्वरित क्या करना, समाधान करना, निष्पादन करना। अब आता है कि राजस्थान में जो जन सुनवाई है इसकी त्रिस्तरीय प्रणाली है, यानी 3 स्तरों पर इसकी क्या की जाती है, सुनवाई की जाती है।
पहला स्तर देखना आप लोग, पहला स्तर में क्या होता है कि जो भी सुगम केंद्र हैं जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं, तो सुगम केंद्र पर शिकायत सादे कागज पर की जाएगी तथा लोक सुनवाई जो अधिकारी है वो 15 दिन में सुनवाई का निपटारा करेगा, और यदि शिकायत खारिज की जाती है तो उसके कारण बताने क्या है आवश्यक है। तो पहली बात कि आप सुगम केंद्र जो भी इससे संबंधित केंद्र है उस पर सादे कागज में क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। और जो लोक सुनवाई अधिकारी है वहां पर जिसकी जिम्मेदारी है इससे संबंधित सुनवाई करने की, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो 15 दिनों के भीतर भीतर सुनवाई का क्या करेगा, निपटारा करेगा। यदि शिकायत वो खारिज करता है तो उसके कारण भी उसे बताने होंगे कि वो उसने किस वजह से इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अब जो भी उसने निर्णय दिया लोक सुनवाई अधिकारी ने, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हो। किसके पास में, प्रथम अपीली अधिकारी के पास में उसकी क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। और कितने दिनों में कर सकते हो, तो 30 दिनों के भीतर उसने जो निर्णय दिया उसके 30 दिनों के भीतर भीतर आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। किसके पास में, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में। और किसके खिलाफ, तो लोक सुनवाई जो अधिकारी है उसके खिलाफ उसने जो निर्णय दिया, अगर आप उसे संतुष्ट नहीं है तो निर्णय की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर भीतर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में क्या कर सकते हो, उसके संबंध में अपील कर सकते हो। तो कितने दिनों के टाइम लिमिट है, 30 दिनों के भीतर भीतर, यहां पर ये चीजें लिखी हुई है। उसके अलावा यदि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के भीतर भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास में भी इसकी क्या की जा सकती है, जो अपील है वो की जा सकती है। अब द्वितीय अपीलीय अधिकारी है, जैसे मैंने पिछले उसमें पढ़ाया था कि द्वितीय अपीलीय अधिकारी जुर्माना भी लगा सकता है, सजा भी उनको दे सकता है। अभी आगे 2 मिनट बाद में उसके बारे में बताऊंगा कि इस एक्ट के तहत कितनी सजा दी जा सकती है। पहली बात ये, आवेदन करो आप, चाहे अपील करो, चाहे पुनरीक्षण की प्रक्रिया हो, सारी क्या होती है, फ्री होती है। पुनरीक्षण क्या होता है कि अगर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के किसी भी आदेश, किसी भी जो ऑर्डर है उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो उसके खिलाफ आप पुनरीक्षण आवेदन कर सकते हो। और किसको करोगे, तो राज्य सरकार ने जिसको इसके संबंध में नाम निर्दिष्ट यानी अधिकृत किया हुआ है उनके पास में आप पुनरीक्षण आवेदन कर सकते हो। और उसकी अवधि कितनी होती है, 60 दिनों के भीतर भीतर इसकी आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी के किसी आदेश के द्वारा प्रभावित लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी उस आदेश की तिथि से 60 दिनों की समय अवधि में पुनरीक्षण के लिए क्या कर सकेगा, आवेदन कर सकेगा। तो ये 60 दिनों की अवधि भी आप लोगों को याद रखनी है। अब देखना इसमें सजा कैसी दी जाती है, ये मूल जो एक्ट है उसका ही एक पेज है, इसको आप ठीक से पढ़ना। पहली बात है कि सजा से संबंधित धारा कौन सी है, वही धारा 7 यहां पर दी हुई है कि जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यानी जो दूसरे नंबर का जो अपीलीय प्राधिकारी है उसकी राय है कि लोक सुनवाई अधिकारी जो यानी जो पब्लिक हियरिंग ऑफिसर है, लोक सुनवाई जो अधिकारी है, उसने बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण से नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहा तो वहां पर उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो 500 रुपए से कम नहीं होगी किंतु 5000 रुपए से अधिक भी नहीं होगी। यानी 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का उसको क्या दी जा सकती है, शास्ति या फिर उसको दंड या फिर सजा दी जा सकती है। तो पहली बात है कि यदि कोई भी द्वितीय अपीलीय अधिकारी को यह आभास हो जाता है या उसकी राय में यह उसको मालूम चल जाता है कि जो लोक सुनवाई अधिकारी है उसने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के वो ये जो सुनवाई समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर जो था वो उसको प्रदान करने में वो विफल रहा, तो उस पर जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी है वो शास्ति अधिरोपित कर सकता है। और वो कितनी होगी, तो कम से कम होगी 500 रुपए, और अधिकतम कहां तक हो सकती है, तो जो 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम 500 रुपए यानी जो 500 रुपए से कम नहीं होगी किंतु 5000 रुपए से अधिक भी नहीं होगी, यानी 500 से लेकर के 5000 रुपए तक उस पर क्या लगाया जा सकता है, शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। तो ये इससे संबंधित सजा यहां पर दी हुई है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शास्ति अधिरोपित करने से पहले उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी उसकी बात भी सुनी जाएगी, उसको पूरा अवसर दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया या फिर उसका क्या पक्ष है इस पर। दूसरा है कि इसकी उपधारा जो 1 है उसके अधीन दूसरे अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति लोक सुनवाई अधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी, ये भी बात यहां पर एकदम सही है। दूसरा अपीलीय अधिकारी यदि उसका यह समाधान हो जाए कि लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाए बिना इस अधिनियम के अधीन समुन्देशित कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है तो उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगा। यदि द्वितीय अपीलीय अधिकारी है
उसको इस बात का आभास हो जाता है कि इन्होंने बिना किसी युक्त कारण के इस अधिनियम के जो समूह निर्देशित कर्तव्य दिए हुए थे उनको निर्वहन करने में ये विफल रहा है, तो फिर क्या कर सकता है, उनके विरुद्ध नियमों के हिसाब से यानी जो सर्विस रूल्स बने हुए हैं उनके हिसाब से कानूनी कार्यवाही यहां पर की जा सकती है। तो ये भी इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। ये पूरा जो संबंधित किससे संबंधित है, सजा से संबंधित। और इसमें सजा कितनी देर हुई है कि 500 रुपए, कम से कम 500 रुपए होगी, जो कि 5000 से अधिक नहीं होगी। तो 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक जुर्माना या फिर सजा दी जा सकती है। किसको दी जा सकती है, तो जो लोक सुनवाई अधिकारी है उसको यहां पर दी जा सकती है। अब आ गया कि लोक सुनवाई अधिकारी क्या होता है। देखो इसमें क्या है कि थोड़ा सा पूरी लिस्ट यहां पर बड़ी थी। जैसे आपको ग्राम स्तर जो है, यहां पर पंचायत स्तर है, फिर तहसील स्तर है, फिर उपखंड है, फिर जिला है, फिर संभाग है, तो ऐसा बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। लेकिन मैंने इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने में लेके आया हूं, ताकि आप लोगों को अगर इससे संबंधित पूछा जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें आपको याद होने से रही नहीं। लेकिन अगर आप में से कोई करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। अपने स्तर पर अगर आप लोग उसको थोड़ा सा करना चाहते हो याद, तो पूरी जो लिस्ट है वो आपको नेट पर कहीं पर भी मिल जाएगी, उसको आप वहां पर देख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि पंचायत स्तर पर जो राजस्व संबंधित जो मामले होते हैं उसमें लोक सुनवाई अधिकारी कौन होता है, तो पटवारी इस मामले में क्या होता है, लोक सुनवाई अधिकारी होता है। और पटवारी के खिलाफ कहां पर अपील की जा सकती है, तो तहसीलदार क्या होता है, इसमें प्रथम अपीली अधिकारी होता है। तो इसमें द्वितीय अपीली अधिकारी भी होता है, लेकिन उससे संबंधित प्रश्न कम पूछे जाते हैं। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप लोगों में से कोई और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहता है तो नेट पर आराम से इसकी पूरी जो सूची है वो वहां पर मिल जाएगी। थोड़ा सा आप लोग वहां पर इसके बारे में देख करके चले जाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्ट में यही है, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। पहला है कि, दूसरा है कि राजस्व के अलावा अगर कोई मामले हैं, राजस्व से भिन्न जो मामले होते हैं उसमें लोक सुनवाई अधिकारी कौन होता है, तो ग्राम विकास अधिकारी, जिसे जो पहले ग्राम सेवक है वो कहते हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी क्या होता है, इसमें लोक सुनवाई अधिकारी होता है। और इसके संबंध में प्रथम अपीली अधिकारी कौन होता है, बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये तो क्या है, वीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और वो क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद में अगर तहसील के स्तर पर कोई भी मामला है और राजस्व से संबंधित मामला है तो उसमें लोक सुनवाई अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार होता है। और प्रथम अपीली अधिकारी कौन होता है, उपखंड अधिकारी होता है। उसके अलावा ब्लॉक जो राजस्व से अन्य अलग मामले होते हैं तो उसमें लोक सुनवाई अधिकारी कौन होता है, बीडीओ होता है। और उसके खिलाफ अपील कहां पर की जा सकती है, उपखंड अधिकारी के पास में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। उपखंड के स्तर पर अगर आप लोग देखें तो पहला है कि राजस्व से संबंधित मामला है तो उपखंड अधिकारी है। और अगर राजस्व से संबंधित मामला नहीं है और संबंधित विभागों के समस्त उपखंड स्तर के जो अधिकारी हैं और उनके विभागों से संबंधित जो परिवाद है उनके लिए क्या होता है, लोक सुनवाई अधिकारी होता है। और इनके खिलाफ प्रथम अपीली अधिकारी कौन है, प्राधिकारी कौन है, तो राज्य सरकार के द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की जो उप समिति है इसके मामले में अपीलें सुनने का काम करती है। बस आप याद रखना कि पंचायत स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी कौन होता है, राजस्व मामलों में पटवारी होता है। और अन्य मामलों में कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी। तहसील स्तर पर राजस्व संबंधित मामलों में तहसीलदार, और अन्य मामलों में कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इसके बारे में आप लोग कंप्लीट याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम वो एक अच्छा खासा पढ़ा दिया, जन सुनवाई अधिकार अधिनियम है ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब बारी आती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। हालांकि इससे प्रश्न कम आते हैं लेकिन आप लोग पढ़ करके जाना, क्योंकि ये इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बात है कि संसद के द्वारा पारित कब किया गया, 1986 में। पहली बात है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का था मूल रूप से, जो कि 24 दिसंबर 1986 को हमारी संसद ने क्या किया, पारित किया। और इस वजह से 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो एक्ट हमारी जो संसद है वो लेकर के आई थी 24 दिसंबर को। कौन सा एक्ट था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। वो पारित कब किया था संसद ने, 24 दिसंबर 1986 को। इसलिए 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। उसके अलावा ये लागू कब हुआ, 15 अप्रैल 1987 को ये लागू हुआ। एक्ट कब का है, 1986 का, लेकिन लागू कब हुआ था, 15 अप्रैल 1987 को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लेना। 15 जो यहां पर मार्च दिया हुआ है, 15 मार्च 1963 के आसपास अमेरिका जो था उसमें पहली बार उपभोक्ताओं को अधिकार देने के संबंध में क्या लाया गया था,
अधिनियम लाया गया था। इसलिए 15 मार्च को तो क्या मनाते हैं हम, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। लेकिन भारत में इसके संबंध में अधिनियम जो है वो कब लाया गया था, 1986 में, और संसद ने इसको कब पारित किया था, 24 दिसंबर को। इसलिए 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। लेकिन इसके संबंध में भी 2019 में बहुत व्यापक स्तर पर संशोधन किया गया। ये मान के चलो कि पूरा एक्ट ही ये नया हो गया। इसमें इंटरनेट से संबंधित जो भी खरीदारी है, जो भी सेवाएं हैं, उनको भी शामिल किया गया। क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन जो खरीदारी हो रही है, उपभोक्ता सबसे ज्यादा जहां से सामान परचेज कर रहे हैं, चाहे वो ब्लिंकिट हो, मीशो हो और अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, तो ये जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, इनसे बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई। तो उपभोक्ता जो है अगर इनसे भी खरीदारी कर रहा है तो इनको भी इस एक्ट के दायरे में लाया गया था। किसके माध्यम से, ये संशोधन किया गया 2019 का। और ये कब प्रभावी हुआ 2019 का संशोधन, 20 जुलाई 2020 को ये पूरा संशोधन यहाँ पर प्रभावी हो गया था। उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं, तो पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक उपभोक्ता है उसके पास में ये अधिकार है कि वो ऐसे प्रोडक्ट का चयन करे जो उसकी हेल्थ के लिए, उसकी जो मेंटलिटी है उसके लिए क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो सुरक्षा का अधिकार है। चयन का अधिकार है, यानी कोई भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है उसके पास में आपकी वैरायटी होनी चाहिए आपके सामने, तो आप अपनी मर्जी से, आपकी सुविधा के हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, चयन कर सकते हो। तो विकल्प वाला अधिकार भी होना चाहिए। सूचना का अधिकार होना चाहिए कि ये जो एक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये कैसे बना, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इसकी मानकता क्या है, कौन सी एजेंसी ने इसको सर्टिफाई किया है। तो ये सब जो बातें हैं ये भी किसमें होनी चाहिए, ये क्या है, उपभोक्ता का अधिकार है। सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार है, अगर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है, कंप्लेंट की जाती है, सुनवाई का अधिकार है। उपचार का अधिकार है, जो भी उपचार है उसके संबंध में अधिकार है। और उपभोक्ताओं को शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ताओं को शिक्षा प्राप्त करने का भी क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो ये एक सब इंस्पेक्टर का एमसीक्यू बेच है, इसको आप लोग थोड़ा सा जरूर याद रखना, क्योंकि अंतिम समय में अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करना है, बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको रिवीजन करना है, अगर आपको ये देखना है कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कौन से हैं जिनको आरपीएससी पूछ सकती है, कैसे आप पूरे सब्जेक्ट को कुछ ही घंटों में रिवाइज कर सकते हो, तो उसका एकमात्र बेस्ट तरीका आपके सामने एमसीक्यू बैच है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जुड़ करके वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो एमसीक्यू बैच को जरूर प्रेफर करें। और ये GS21 कूपन कोड आप इसमें इस्तेमाल कर लेना। यहाँ पर इंडियन पॉलिटी भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ पूरी, और राजस्थान पॉलिटी भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूं। इंडियन पॉलिटी तो ये मान के चलो, राजस्थान पॉलिटी तो हमने कंप्लीट कर ही ली, इंडियन पॉलिटी जो है वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के मैंने कमेंट भी देखे थे कि सर पंचायती राज वाला जो टॉपिक है वो आप उसमें करवा दो, तो बहुत ही जल्द वो भी टॉपिक आप लोगों को करवा दिया जाएगा। मतलब आप एकदम निश्चिंत रहोगे, जो जो आपकी डिमांड होगी वो डिमांड आपकी वहां पर फुलफिल कर दी जाएगी। इसके संबंध में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है, बस आपको ज्वाइन करो और उसके बाद में अच्छे से पढ़ाई करो। ये कूपन कोड यूज कर लेना, इसमें थोड़ा सा आपको और मदद मिल जाएगी, 21% आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। इसमें आपको एग्जाम से संबंधित भी मिल जाएगा, फिजिकल से संबंधित भी जानकारी मिल जाएगी, इंटरव्यू से संबंधित भी जानकारी मिल जाएगी, नरेंद्र सर का गाइडेंस मिल जाएगा, विजेंद्र सर का गाइडेंस मिल जाएगा, और हम तो है ही सही इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी में, तो वहां पर हम इसके बारे में कंप्लीट देख लेंगे। बाकी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर मैं जितना हो सकता है उतनी फ्री क्लासेस यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो नहीं कर सकते प्रदेश उनको भी यहाँ से अच्छा खासा फायदा हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो एमसीक्यू बैच जरूर लेना, क्योंकि उससे आज आपका अच्छा खासा क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था 2019, उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो केंद्र सरकार थी जो थी, उसने कुछ नियम बनाए थे, और ये नियम बनाए थे 2021 में। और इस नियम के तहत अगर 50 लाख से कम की राशि है, मान लो कोई भी राशि अगर आप दावा ठोक रहे हो किसी भी तरह की का, अगर वो राशि 50 लाख रुपए से कम है, तो इस मामले में सुनवाई कौन करेगा, तो जिला उपभोक्ता फोरम में आप इसके संबंध में कंप्लेन कर सकते हो। अगर मामला 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का है, 50 लाख से कम है तो जिला उपभोक्ता फोरम, और 50 लाख से 2 करोड़ तक का मामला है तो राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग इसका क्या करेगा, समाधान करेगा। और अगर 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मामला है तो ये मान के चलो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग इसमें क्या करेगा, पूरा आपके समाधान करेगा। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में ये भी याद रखना। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग PYQ भी देख सकते हैं कि अगर ज्यादातर आरपीएससी जो प्रश्न पूछती है, जिसने बार बार विधिक अधिकार जैसे चैप्टर से प्रश्न पूछे हैं, वो टॉपिक कौन सा है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। कुछ प्रश्न जो है राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम से भी पूछे हैं, और उसके बाद में अगर किसी टॉपिक से पूछे हैं तो वो उपभोक्ता संरक्षण वाला अधिनियम है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना। अपनी तरफ से भी अगर आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि टॉपिक बहुत बड़ा है, हरि अनंता हरि कथानंता, वो वाला सीन है कि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे एक्ट इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पिन पॉइंट मतलब सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं,
कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनसे बार बार प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो वो एक्ट मैंने यहां पर आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो नागरिक अधिकार पत्र वो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया। हालांकि उस पर आपका किसी भी तरह का कोई खास रेस्पॉन्स आया नहीं। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि जब भी इस तरह की कोई भी क्लास आती है तो आप लोगों को थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा सराहना चाहिए, ताकि आगे भी और टीचर भी इसके संबंध में इंस्पायर हो कि ऐसी क्लासेस लाई जाए ताकि बच्चों का अच्छा जो टॉपिक है वो तैयार हो सके। तो ये क्लास मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, तो इसके संबंध में अगर आपके जो भी कोई विचार है, आपको क्लास कैसी लगी, इसके संबंध में आप बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप लोग बता सकते हैं। और SI MCQ बैच में GS21 कूपन कोड यूज करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। वहां पर आपको पॉलिटी से संबंधित सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा इस क्लास में केवल कंटेंट की बात की थी, तो इसकी वजह से हमारा एक अच्छे खासे टाइम में ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया। तो मिलते हैं आप सभी से एक आगे की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।